हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम आपको एसएससी जीडी एग्ज़ाम में तुक्का लगाने का जो तरीका है उस पे बात करेंगे और आप कैसे 160 नंबर में अच्छे नंबर अटेम्प्ट कर सकते हैं उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। तो आज के टॉपिक में यही रहेगा कि आजकल आपके जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें आप तुक्का लगाते हैं, वो तुक्का अगर सफल नहीं हो रहा है तो तुक्का लगाने का तरीका तो बाद की बात है, वो काम करेगा कि नहीं करेगा। बट मेरा जो मोटिव है, मेरा जो आज का कॉन्सेप्ट है, मैं आज क्लियर कर देना चाह रहा हूँ। आपके लिए एक एग्ज़ाम है एसएससी जीडी का, इसको पहले समझते हैं। एसएससी की बात करें तो यह एक जो एग्ज़ाम है ये आपकी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एक है उसके द्वारा कराई जाती है। मींस इस एसएससी का फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा एग्ज़ाम कराया जाता है। यह ट्रिपल एससी सॉरी एसएससी, और इस एसएससी एग्ज़ाम में एक जीडी की पद आती है जिसको हम लोग बोलते हैं जनरल ड्यूटी। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जनरल ड्यूटी बोलते हैं। इसको अगर मैं लिख दूं, इसको बोलते हैं जनरल ड्यूटी। और जनरल ड्यूटी से रिलेटेड मैं आज डिस्कशन करने वाला हूं कि जनरल ड्यूटी में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या क्वेश्चंस के डिस्कशन होते हैं, क्या क्या सेक्शन है। टोटल 160 मार्क है तो कितना हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्या कोई ऐसा भी तरीका है कि हम तुक्का लगा के नंबर पा सकते हैं। ये तो आज हमारा थंबनेल है, बट मेरा इस पे फोकस करना नहीं है। मेरा बस आपको रियल चीज़ों की ओर लेके जाना है कि आप रियल फैक्ट की ओर जाएंगे तो आपका ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसमें अगर हम बात कर लें जल्दी से, तो टोटल इसमें जो वैकेंसी इस बार आई है, टोटल जो वैकेंसी है इसमें, वो टोटल वैकेंसी आपके लिए बन के आई है 39,481। इतनी वैकेंसी है एसएससी जीडी के लिए। और इसमें बहुत सारे अलग अलग ट्रेड हैं, जैसा कि पहला पद आपके लिए है बीएसएफ, जिसको हम लोग बोलते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। अगर नेक्स्ट पद की ओर जाएं तो नेक्स्ट आपका बन जाता है CISF, जिसको हम लोग बोलेंगे सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। नेक्स्ट पद की ओर जाते हैं तो नेक्स्ट आपका बन जाता है CRPF, इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। और फिर नेक्स्ट की ओर जाते हैं तो आपका बन जाता है SSB, जिसको बोलते हैं सशस्त्र सीमा बल। और भी बहुत सारे हैं, जैसे आगे अगर जाते हैं तो बन जाता है ITBP, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडो ट्राइबेटन बॉर्डर पुलिस। ठीक है, आगे और जाएंगे तो आपको फिर असम राइफल, जिसको AR बोलते हैं, इसके वैकेंसी जाते हैं। फिर आगे जाएंगे तो आपको SSF मिलेगा। ठीक है, और भी आगे जाएंगे तो आपको मिलेगा NCB। मतलब ऐसे बहुत सारे वैकेंसीज हैं जिसमें मेनली हम लोग किस पे फोकस करते हैं, BSF हो गया, CISF हो गया, CRPF हो गया, SSB हो गया, या फिर ITBP हो गया। इसमें ज़्यादातर लोग जाते हैं, नहीं तो फिर आप AR में जा सकते हैं, जो असम राइफल्स होता है उसमें। ये जो 2 पर्स हैं इनमें बहुत कम लोग को सिलेक्शन लेने की डिमांड होती है, ज़्यादातर लोग इसी सेक्टर में जाने का प्रयत्न करते हैं। तो आज के टॉपिक में जैसा कि हमने बताया कि अगर 39,481 वैकेंसीज है तो क्या क्या वैकेंसीज रहने वाली है। सबसे अधिक वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगा बीएसएफ में, 15,654 वैकेंसीज है बीएसएफ के लिए। ठीक है, और फिर सेकेंड नंबर पे बात करें तो सेकेंड नंबर पे आपका CRPF में है, जिसमें 11,541 कुल वैकेंसीज देखने को मिलेगा। फिर तीसरे नंबर की बात करें तो तीसरे नंबर पे CISF की है, जिसमें 7,145 वैकेंसीज देखने को मिलेगा। और फिर इसके बाद की बात करें तो इसके बाद ITBP में है, जिसमें 3,017 वैकेंसीज देखने को मिलेगा। और फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो इससे निम्न में अब आपके पास असम राइफल्स बच रहा है, जिसमें 1,248 वैकेंसीज हैं। ठीक है, फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो आपके पास SSB हो गया। SSB में आपको टोटल 819 मात्र सीटें मिलेंगी। और फिर उसके बाद SSF में आपके 35 सीट हैं, और NCB में आपके 22 हैं, जिसमें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो होते हैं उसी को NCB कहते हैं। तो ऐसे टोटल आपके पोस्ट दिए गए हैं। इन पोस्ट के लिए जो एलिजिबिलिटी है, जो आपको पास होने के लिए एलिजिबिलिटी है, वो आपकी है क्लास 10th, यानी क्लास 10th मिनिमम रिक्वायरमेंट है। और जो आपकी एज होनी चाहिए वो 18+ होनी चाहिए। यानी अगर आपको इस एग्ज़ाम में बैठना है तो आपको क्लास 10th पास चाहिए और 18+ आपकी एज होनी चाहिए, तब जाके आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो पाएंगे।
तो ये सारी बातें हमने एसएससी जीडी की जो वैकेंसीज है उससे रिलेटेड पॉइंट पे फोकस की। हमारा मेन पॉइंट आप लोग सोच रहे होंगे तुक्का कैसे लगा, अभी मैं बता रहा हूँ, इसको लास्ट तक हमको ले जाना है, तुक्का कैसे लगाना है वो सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। इसमें जैसा कि आपको पता है जो आपके फिजिकल एलिजिबिलिटीज़ होते हैं उस पर भी मैं अगर बात कर लूँ, इसमें जो फिजिकल एलिजिबिलिटी जो है, फिजिकल एलिजिबिलिटी में अगर हम बात कर लें तो इस पे भी थोड़ा सा डिस्कशन करके फिर एग्ज़ाम के बारे में फोकस करेंगे, एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट होने वाला है और फिर क्या क्या उपाय हैं उसके लिए भी मैं बताऊंगा आपको। तो फिजिकल एलिजिबिलिटी जो है उसमें आपको लिए मेल का अलग होगा, मेल का अलग होगा और फीमेल का अलग होगा, मेल का अलग होगा और फीमेल का अलग होगा। जैसा कि आपको बता दें, मैं बताना चाहता हूँ, अगर हाइट की बात करें, अगर हाइट की बात करें तो मेल के लिए 170 सेंटीमीटर्स डिसाइड किया गया है, ठीक है, और फीमेल की बात करें तो 157 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे अगर पॉइंट पे फोकस करें तो आपका जो चेस्ट होना चाहिए वो चेस्ट क्या होना चाहिए, चेस्ट जो मेन के लिए है वो 80 टू 85 है सेंटीमीटर्स और फीमेल के लिए 76 टू 80 सेंटीमीटर्स है, ठीक है। इसी तरह मेन जो क्राइटेरिया आपकी बनती है रनिंग वाली, तो रनिंग में क्या कॉन्सेप्ट रहने वाला है, तो रनिंग में मेल के लिए क्या रहने वाला है, फीमेल के लिए क्या रहने वाला है, उस पर बात करें तो मेल के लिए जैसा कि आपको पता है कि 5 किलोमीटर आपको जाना है विथ 24 मिनट्स, और फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर जाना है और 8.5 मिनट में। तो ये आपका फिजिकल एलिजिबिलिटीज़ हो गया। अब मैं एग्ज़ाम के बारे में डायरेक्ट फोकस करूंगा कि आपका एग्ज़ाम जो कंडक्ट होगा वो कैसे होगा, एग्ज़ाम में क्या क्या चीज़ों पे हमको फोकस करना चाहिए, क्या क्या चीज़ों से हमें बचना चाहिए। एग्ज़ाम में टोटल आपके पास जो पॉइंट्स हैं वो 4 पॉइंट्स हैं। कितने पॉइंट्स हैं? 4 पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट आपको, फर्स्ट पॉइंट पे जो फोकस करना है वो क्या होने वाला है, सेकेंड पॉइंट क्या होने वाला, थर्ड पॉइंट क्या होने वाला, फोर्थ पॉइंट क्या होने वाला है। तो फर्स्ट पॉइंट के लिए मैं बात करूंगा हिंदी के लिए, जो एक सब्जेक्ट है हिंदी, हिंदी पे आपको बेस्ट अटेम्प्ट देना है और हिंदी से आपको 40 मार्क का क्वेश्चन आएगा, 40 नंबर का क्वेश्चन आएगा हिंदी से। क्लियर है? अगर नेक्स्ट पॉइंट की ओर जाएं तो नेक्स्ट पॉइंट आपका जीएस और जीके बन जाएगा, जिसमें भी 40 नंबर के मार्क के क्वेश्चन आएंगे और 40 नंबर के मार्क के क्वेश्चन को आपको कंप्लीट करना है। फिर उसके बाद अगला पॉइंट आपका मैथ्स होगा, मैथ्स में भी 40 मार्क का क्वेश्चन होगा, इसको भी आपको करना है। फिर उसके बाद जो लास्ट में आपका बच जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रीजनिंग कह सकते हैं या जनरल इंटेलिजेंस कह सकते हैं, या फिर रीजनिंग ही कहिए, रीजनिंग कह सकते हैं, ठीक है। और रीजनिंग से भी 40 मार्क के आते हैं। इस तरह से टोटल 160 मार्क के क्वेश्चन होते हैं और एवरी क्वेश्चन 1 मार्क का होता है, आपको करना होता है। और जो टोटल क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, जो टोटल क्वेश्चंस होंगे उनको अटेम्प्ट करने के लिए 60 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा, यानी 60 मिनट में आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। अब आपके माइंड में होगा कि क्वेश्चन कितने कितने हैं, हिंदी के 20 क्वेश्चन, जीएस जीके के 20 क्वेश्चन, मैथ्स के 20 क्वेश्चन और रीजनिंग के भी 20 क्वेश्चन। क्लियर है? यानी 80 क्वेश्चन को आपको 60 मिनट में कंप्लीट करना है। इसके लिए कोई माइनस मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। और एवरी क्वेश्चन के लिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 मार्क का एवरी क्वेश्चन का नंबर रहने वाला है। तो ये एग्ज़ाम के बारे में फोकस हो गया। अब मैं डायरेक्ट आपको आता हूँ जो हमारा टॉपिक है कि कैसे लगाएं या फिर तुक्का लग सकता है कि नहीं लग सकता है। तो इसको मैं इरेज करके थोड़ा सा मैं आपको क्लियर करना चाह रहा हूँ कि तुक्का वाला कॉन्सेप्ट क्या है, क्या आप तुक्का लगाएंगे एग्जाम में कि नहीं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एग्जाम जो होता है वो थ्री स्टेप पे रन करता है, 3 स्टेप पे एग्जाम 3 स्टेप पे रन करता है। क्या? पहला क्वेश्चन पेपर आपका इजी हो सकता है, दूसरा आपका मीडियम हो सकता है और तीसरा आपका हार्ड हो सकता है। कॉन्सेप्ट को समझिएगा। अगर इजी है तो मैं कहूँगा कि अगर इजी कॉन्सेप्ट चल रहा है तो आपको तुक्का नहीं लगाना है इजी के लिए, क्योंकि अगर क्वेश्चन इजी है तो आप तो कर लेंगे उसे, फिर उसके लिए आपको तुक्का लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, अगर आपके लिए क्वेश्चन क्या रहने वाला है, मीडियम लेवल का रहने वाला है,
तो मीडियम लेवल का जब रहेगा तो उस सिचुएशन में आप ज़्यादातर ऑप्शन ए और ऑप्शन बी की ओर जाएंगे। और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो ए सब ऑप्शन लगा दीजिए या बी लगा दीजिए। ए और बी में ज़्यादातर 70% चांसेस होते हैं क्वेश्चन सही होने के। फिर आगे अगर हम बात करें, अगर मान लीजिए कि बहुत हार्ड लग रहा है तो हार्ड वाले लेवल में जब जाइएगा तो आप ज़्यादातर सी और डी वाले ऑप्शन पे जाइएगा, क्योंकि सी और डी में भी लगभग 70% क्वेश्चन जो होते हैं वो सही होते हैं। और एक बात मैं बता दूं कि ये मैं जो एग्ज़ाम को पैटर्न को देख रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ऐसे ही क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, ये मेरा बस एक अपना मोटिव है, ये एक अपना इन्फॉर्मेशन है जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। अगर क्वेश्चन इजी है तो तुक्का नहीं लगाना है, आपको किसका यूज़ करना है, माइंड का यूज़ करना है, क्योंकि जब क्वेश्चन ही इजी है तो आप बैठे क्यों हैं एग्जाम में। मीडियम लेवल का अगर मान लीजिए कोई जल्दीबाजी में है, क्वेश्चन आपसे नहीं हो पा रहा है या फिर समय कम है, तो उस कंडीशन में आप ए और बी पे जाइएगा, 70% राइट होते हैं। और क्वेश्चन अगर हार्ड है, बिल्कुल आपके दिमाग में नहीं आ रहा है, तो आप आंख बंद करके सी और डी लगाइएगा, 70% चांसेस होते हैं कि क्वेश्चन आपके सही होंगे। तो आई होप आज का बस लेक्चर यही था कि एग्ज़ाम में तुक्का लगाने के क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। और मैं आपके एग्ज़ाम के लिए यही कहूँगा कि आपके एग्ज़ाम के लिए देसी क्लास विद अमित सर की तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आपका एग्ज़ाम अच्छा हो, आप अच्छे नंबर से पास हो। और इसी उम्मीद के साथ मैं वीडियो के एंड करना चाहूँगा। धन्यवाद।